हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी मंथ में कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए स्टेटस ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीजनिंग का, जो हमारा बहुत हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए डिनोट्स एडिशन, बी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, सी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन एंड डी डिनोट्स डिवीजन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके बीच में डी ए सी बी, ये हमारे कुछ लेटर दिए हुए हैं जिनका मतलब हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें डी, तो डी डिनोट्स डिवीजन, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको अपनी जो हमारा रफ पेज होगा उसमें यहाँ पे उतार लेंगे। 625, देन 5, देन 93, देन 22, देन 8। हम लेटर को अभी नहीं उतार रहे हैं, अब इन लेटर को हम डिकोड करते हैं। यहाँ पे है डी, डी का मतलब है डी डिनोट्स डिवीज़न, डी का मतलब है डिवीज़न, तो यहाँ पे हम एक डिवाइड का साइन लगा देंगे। देन ए डिनोट्स एडिशन, ए का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे हम सीधा ऐड का साइन लगा देंगे। उसके बाद है 93 और 22 के बीच में यहाँ पे है सी, तो सी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, सी का मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, तो यहाँ पे हम एक माइनस का साइन लगा देंगे। एंड देन 22 एंड 8 के बीच में जो बी है, इस बी, ये बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, तो यहाँ पे हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इसे हम थोड़ा इजी बनाने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं कि 625, ये डिवाइड है, इसके लिए हम 5 को इसके नीचे लिख देते हैं, देन 93, देन -22 इंटू 8। अब इसके लिए जो हमारा यूज़ होता है वो बॉड मास रूल होता है। ये बॉड मास में BODMAS, बॉड मास में हमारा ये ब्रैकेट, अगर कोई हमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं। तो B फॉर ब्रैकेट होता है एंड D फॉर होता है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो हम इस रूल के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड है, तो हमें जो डिवाइड है हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 5 को काटेंगे यहाँ पे, ये 60 कट जाएगा 12 बार में और फिर बचेगा 25, तो 5 इंटू 5 25, तो ये 125 बार में कट गया। तो हम यहाँ पे 125 जो हमारा सबसे पहले आया वो लिख लेते हैं। देन 93 को ऐसे उतार लेते हैं और माइनस। अब यहाँ देखिए, उसके बाद हमारा होता है मल्टीप्लाई, इसलिए जो हमारे मल्टीप्लाई है इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आया, इसलिए हमने डिवाइड करके जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख लेते हैं। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक अच्छी ट्रिक ये है कि हम सबसे पहले 22 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 20 + 2 है ना ये, सो अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है और एक 0, तो 160 आ जाएगा। एंड 8 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 16 आएगा, तो ये 176 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई के बाद होता है ऐड। तो यहाँ पे जो आपस में ऐड हो रहे हैं हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 125 + 93, सो 5 एंड 3 8, 9 और 2 11 का 1 हासिल, 218 और माइनस। अब हमारा सबसे लास्ट में बच गया सब्सट्रैक्शन, तो इसको 176 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, देन 21 - 17 हमारा बचा 4, तो 42 इज़ द आंसर। तो हम 42 को टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक से है। इफ़ $A मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, A@B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A + B मीन्स A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, देन हाउ इज़ E रिलेटेड टू K। इसमें हमें ये सिंबल का कुछ मतलब दिया हुआ है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, हमें इसे डिकोड करके बताना है कि E जो है वो K से कैसे रिलेटेड है। तो हम इसको पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहला है $E, तो यहाँ पे डॉलर का साइन है, तो यहाँ पे $A भी है। तो $A का मतलब है कि A इज़ द मदर ऑफ B। तो अगर $A का मतलब A इज़ द मदर ऑफ B है, सो $E का मतलब हो गया E इज़ द मदर ऑफ G। अब ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम इन्हें एक साइन मेथड यूज़ करते हैं, इसके लिए एक डायग्राम वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ईजी बन जाता है। जैसे अगर हमें किसी मेल को डिनोट करना है तो उसे हम मेल को डिनोट करते हैं एक बॉक्स से और फीमेल को डिनोट करते हैं एक सर्कल से। तो अगर हमें किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना है तो हम एक हस्बैंड के लिए ये बॉक्स बनाते हैं मेल,
और एक वाइफ के लिए फ़ीमेल बनाते हैं और उनके बीच में एक ऐसा साइन बना देते हैं, इन दो से कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मैरिड कपल है। अगर हमें दिखाना है इनका कोई लड़का है तो इनका बेटा हमें दिखाएंगे नीचे एक सिंगल लाइन से और इसके बीच में हम एक बॉक्स बना देंगे। इसका मतलब हो गया कि इनका एक लड़का है। अगर हमें दिखाना है कि इनकी एक कोई डॉटर भी है तो उसको हम यहाँ पे एक सर्कल से दिखाएंगे और ये भाई बहन है, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे एक लाइन से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया भाई बहन और ये उनके मम्मी पापा। अगर हमें आगे दिखाना है कि इनका कोई हस्बैंड है तो उनको हम ऐसे दिखा लेंगे। तो इस तरीके की हमारी अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस में। तो इसके हिसाब से देखते हैं $E यानी A इज़ द मदर ऑफ B यानी E इज़ द मदर ऑफ G। तो E मदर है यानी E फीमेल, E इज़ द मदर ऑफ G। अभी हमें G का नहीं पता है कि ये मेल है फीमेल, इसके लिए हम G केवल ऐसे ही लिख देंगे और ये एक लाइन से हमने नीचे दिखा दिया यानी ये इसका सन या डॉटर है। देन $Y का मतलब भी सेम होगा, यहाँ पे $A $B मतलब A इज़ द मदर ऑफ B, सेम G इज़ द मदर ऑफ Y। G इज़ द मदर यानी G हमारी फीमेल है, सो G इज़ द मदर ऑफ Y। तो हम नीचे बना लेते हैं Y इसका कोई सन या डॉटर होगा, अभी हमें दिया नहीं है, हमें पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देन ये Y@K, सो @ यहाँ पे है। A@B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B यानी Y@K मीन्स Y इज़ द ब्रदर ऑफ K। Y इज़ द ब्रदर यानी ये हो गया हमारा मेल और ये अगर ब्रदर है किसी का K का तो K हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अभी हमें K का भी नहीं पता है मेल या फीमेल। देन आगे बढ़ते हैं। K+W का मतलब है, यहाँ से देखते हैं प्लस का साइन है। A+B मीन्स A इज़ द हस्बैंड ऑफ B। इसका मतलब हुआ K इज़ द हस्बैंड ऑफ W क्योंकि प्लस साइन है। सो K इज़ द हस्बैंड ऑफ W यानी K हमारा मेल है, K इज़ द हस्बैंड ऑफ W यानी फीमेल हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया है। हम इस हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हाउ E इज़ रिलेटेड टू K, E का क्या रिलेशन है K से। सो ये हमारा E है और ये K है, ये में E का रिलेशन बताना है K से। तो यानी K का ये ब्रदर था और K के ब्रदर की मदर यानी इसकी भी मदर और इसके मदर की मदर यानी इसकी नानी हो गई। सो नानी हमारी होती है इंग्लिश में मेटरनल ग्रैंड मदर। तो ये हमारा C ऑप्शन जो है मेटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी। अगर हम देखें यहाँ पे पेटर्नल ग्रैंड मदर तो PA हमारा बन रहा है पापा से, पापा यानी पापा की साइड की ग्रैंड मदर यानी हमारी दादी। सेम ऐसी मेटरनल मम्मी माता से हमारा जुड़ रहा है मेटरनल, तो मेटरनल आंट यानी मौसी। एंड पेटर्नल पापा, पेटर्नल आंट यानी पापा की बहन बुआ। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन डायग्राम वाले मेथड से करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर देखते हैं। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दी हुई है और इसके बीच में इनका कुछ सेम पैटर्न बन रहा होगा, वो हमें इनके बीच में जो ये ब्लैंक्स है इसमें हम इनमें से कुछ लेटर भरेंगे तो हमें वो सेम सीरीज़ का पता चलेगा। तो पूछा है कि कौन सा हम ऑप्शन करेक्ट रहेगा जिन्हें हम इसमें भरेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जो है सीक्वेंशली बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे टोटल 18 है। तो 18 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में, तो 3 3 के हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे 3 फिर 3 या फिर 6 के बना सकते हैं 3। तो अगर हम 3 के बनाएं तो ये 3 हो गए, देन ये 3, देन ये 3, देन ये 3, फिर ये 3, देन ये 3, 3 3 का बन गया। अब हमें देखना है इसमें कहीं पे कुछ सिमिलैरिटी हमें दिख रही है क्या। जैसे K है, K के बाद यहाँ पे O आ रहा है, यहाँ पे O से पहले कुछ नहीं है, यहाँ पे K है, तो K के बाद अगर हम यहाँ पे जैसे O है ऐसे अगर हम K के बाद भी O रख दें, यहाँ पे KOH है तो यहाँ पे KOH, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी H हो। अभी हम ट्राई कर रहे हैं बस, KOH, फिर यहाँ पे KOHA हो गया, यहाँ पे KOHA हो गया, यानी हमें कुछ पैटर्न दिखने लग गया कि KOHA है, यहाँ पे भी KOHA है, तो यहाँ पे KOHA के बाद R है, यानी यहाँ पे भी A के बाद R आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। R के बाद AK, तो यहाँ पे R के बाद हम A और K रख के देख लेते हैं। हमने यहाँ पे R के बाद AK रखा, सो अब यहाँ से देखते हैं KOHA, तो यहाँ पे भी KOHA आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये बन रहा हमारा KOHARA, KOHARA, ये 6 का एक सीक्वेंस बन रहा है, KOHARA, KOHARA,
KOHARA, तो हमने इसे डिकोड कर लिया। तो हमारा आंसर होगा ORHAKA, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा, हमने अगर डिवाइड कर लिया, अगर कोई छोटा क्वेश्चन हमें दिया है तो उसे हम दो दो में डिवाइड कर सकते हैं अगर वो इवन है, या फिर हम तीन तीन में डिवाइड कर सकते हैं अगर वो ऑड नंबर है। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी बन जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 letters clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. यानी यहाँ पे 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, यानी लेटर का कुछ ग्रुप दिया हुआ है। इसमें से 3 तो कुछ ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और इनमें से एक कुछ अलग है। तो देखते हैं हम इनमें से कौन सा अलग है, ऑड वन हमें आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले देखते हैं हम कि इनका नंबर क्या क्या है, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है। जैसे हम सबसे पास ये देख सकते हैं BCD, बी में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो D आता है, और D के बाद EFGH, यानी 4 हम ऐड कर रहे हैं D के बाद EFGH, ये चौथे नंबर पे H आ रहा है D के बाद, ठीक है। H के बाद IJKLMN, यानी 6 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो N आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 ऐड होके फिर D आया, फिर D में 4 ऐड हो रहा है तो H आ रहा है, फिर H में 4 ऐड हो रहा है तो N आ रहा है। अगर देखते हैं हम इसमें सेम इसमें भी हो रहा है क्या, H के बाद हम तो FGH, इसमें उल्टा है, F में 2 ऐड कर रहे हैं तो H आ रहा है, ठीक है। फिर P और L का रिलेशन देखते हैं, LMNOP, यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। और F और L के बीच में क्या रिलेशन है, FGHIJKL, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है तो L आ रहा है। तो ये कुछ उल्टा सीधा हो गया है। चलो अगला चेक करते हैं। फिर देखते हैं M और J के बीच में क्या रिलेशन है, तो JKLM, 3 ऐड करते हैं तो M आता है। फिर यहाँ पे T और Z के बीच में TUVWXYZ, यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं तो Z आ रहा है। और T और J के बीच में क्या है, JKLMNOPQRST, यानी हम यहाँ पे 10 ऐड कर रहे हैं तब जाके T आ रहा है। फिर अगले को देखते हैं, C और J में क्या रिलेशन है, C के बाद DEFGHIJ, तो यानी 7वें नंबर पे हमारा J आ रहा है C के बाद। फिर B और X के बीच में क्या रिलेशन है, तो B हमारा वैसे आता है 2nd नंबर पे और X हमारा आता है 25th नंबर पे हमारा। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो यानी इनके बीच में पूरा 23 का अंतर है। या फिर हम बोल सकते हैं इनके बीच में X के बाद X हमारा आता है 24th नंबर पे, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में है 22 का अंतर। अगर हम ऐसे देखें XYZAB, X के बाद जब YZ खत्म हो गया उसके बाद AB शुरू हुआ तो XYZAB, यानी 4 का अंतर है यहाँ पे। फिर X और J के बीच में क्या है, J के बाद J हमारा आता है 10th नंबर पे और X हमारा आ गया 24 नंबर पे, तो इनके बीच में फिर 14 का अंतर है। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी हो रही है। हमें इनमें बस केवल एक ऐसा दिखाया है जिसमें कुछ अच्छा सा पैटर्न, यानी यहाँ 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, 6 का अंतर, तो यानी आगे 8 का अंतर ऐसे होगा। तो ये तीनों कुछ इनमें कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ उल्टा सीधा कुछ भी ऐड या माइनस कर दिया गया है। बट एक ये ऐसा है जो सीक्वेंस में है, यानी ये तीनों एक जैसे हैं और ये हमारा ऑड हो गया, तो इस पर हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सीरीज टॉपिक से। ये है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन डैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यानी यहाँ हमें एक सीरीज़ दी गई है और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68 क्वेश्चन मार्क। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि इनके बीच का गैप कितना हो रहा है। जैसे हमें दिख रहा है कि इनके बीच में गैप जो है काफ़ी कम का गैप होगा। जैसे हम 68 और 74 में चेक करें तो इनके बीच में गैप है हमारा 6 का। 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। दैन 74 और 75 में 1 का गैप है। फिर यहाँ पे 75 और 79 में 4 का गैप है। 79 और 82 में हमारा 3 का गैप है। और 82 और 84 में 2 का गैप है। एंड 84 और 89 में हमारा जो गैप है वो है 5 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक गैप है ये कोई सही पैटर्न नहीं दिख रहा है, हमें कुछ भी नंबर ऐड या माइनस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमें ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा में जब 2 के बीच का गैप जो है वो अच्छा सा ना दिख रहा हो हमें सब जगह, तो हम फिर चेक करते हैं कि 3 के बीच में यानी एक छोड़ के कितना गैप है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 68 और 85 में कितना गैप है। तो यहाँ पे 68 और 75 में कितना गैप है। तो 68 और 75 के बीच में जो गैप है ये हमारा 7 का गैप है। अगर यानी हम 68 में 7 प्लस करेंगे इधर तो हमारा 75 आएगा। तो ऐसे ही 75 में अगर हम क्या ऐड करेंगे कि 82 आएगा, तो
तो हाँ हम 7 ऐड करेंगे तो यहाँ 82 आएगा। फिर 82 में यहाँ 89 में से 82 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 7, यानी 7 का पैटर्न फॉलो हो रहा है हर तीसरी डिजिट पे। तो हमें यहाँ पे तो पर यहाँ तो हमें पता लगाना है ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की तीसरी डिजिट है हमारी 74, तो हमें 74 से चेक करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ 74 से जो तीसरी डिजिट है यानी 79, इसमें कितना गैप है, तो 79 में से 74 अगर हम माइनस करेंगे तो बचता है 5। फिर इधर 79 से हम 84 को चेक करेंगे, तो 84 में से अगर हम 79 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 5 बचा। इसका मतलब इनका गैप बन रहा है 7 का, और इनको एक एक छोड़ के जो गैप बन रहा है वो बन रहा है 5 का, यानी 74 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि इधर को तो ऐड हो रहा है यानी इधर को हो रहा होगा माइनस। तो 74 में से हम अगर हम -5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 69 आ जाएगा। तो चेक करते हैं 69 ऑप्शन में है, 68, 71, 65, 69 जी हाँ है, तो हम इसे टिक करेंगे। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं सीरीज़ के क्वेश्चन को कि पहले हम आपस में गैप चेक करते हैं, अगर गैप सही नहीं होता तो एक छोड़ के गैप चेक करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो है सिलोगिज्म, इससे तो हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। रीड द गिवन स्टेटमेंट and conclusions carefully, assuming that the statement is true even if it appears to be variance with commonly known facts. Decide which of the following conclusion logically follows the statement. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि assuming that the statement is true, हमें ये मानना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, even if it appear to be variance with commonly known, यानी जो हमें आमतौर पर जो हमें फैक्ट पता रहते हैं उनसे हो सकता है कि ये अलग हों, पर फिर भी हमें मानना है कि ये सही है। चलो हम इन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और उन्हें उसके हिसाब से हमें देखना है कंक्लूजन कौन सा सही बैठ रहा है। तो चेक करते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल दी बर्गर आर केक्स, देन सम स्वीट्स आर फ्रूट्स, ऑल स्वीट्स आर बर्गर्स। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं, जिससे ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी बन जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में ऑल द बर्गर्स आर केक्स, तो हम एक सर्कल यहाँ पे बना लेंगे और इसमें लिख देंगे बी यानी बर्गर्स। तो हम ऑल दी बर्गर, जितने भी बर्गर हैं वो केक्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस बर्गर को एक बड़े सर्कल के अंदर बना लेते हैं और इस पे लिख देते हैं सी फॉर केक्स। तो हमारा सही हो गया, ऑल द बर्गर आर केक, जितने भी बर्गर हैं वो केक हैं, यानी जितने भी बर्गर हैं वो केक के अंदर आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सम स्वीट्स आर फ्रूट्स, कुछ स्वीट जो हैं, कुछ मिठाइयाँ जो हैं वो फल हैं, तो हम स्वीट्स के लिए एक यहाँ पे एक गोला और बना लेते हैं स्वीट्स। अब बोला है सम, यहाँ पे तो था ऑल, यहाँ पे है सम, यानी कुछ मिठाइयाँ जो है वो फ्रूट्स हैं। तो एक इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा गोला ना बना के, क्योंकि फिर तो ऑल हो जाएगा, इसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे एक एफ फॉर फ्रूट बना देते हैं, यानी स्वीट का जो कुछ पार्ट है वो फ्रूट में आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑल स्वीट्स आर बर्गर, यानी जितने भी स्वीट हैं वो बर्गर्स हैं। यहाँ पे फिर ऑल आ गया, ऑल यानी सारे के सारे जितने मिठाइयाँ हैं वो बर्गर हैं। तो सारे स्वीट के बाहर हम एक गोला बना लेते हैं और इस गोले का मतलब होगा हमारा बी फॉर बर्गर। तो हमने इस वाले से स्टेटमेंट से क्या हुआ था, बर्गर के बाहर एक केक भी था, तो हम यहाँ एक और बना लेते हैं बड़ा, बर्गर के बाहर एक केक भी है। तो अभी हमारा कैंसिल हो गया है, क्योंकि फाइनल डायग्राम हमारा बना है ये वाला। हम इसके हिसाब से अब हम स्टेटमेंट के कंक्लूजन पढ़ेंगे कि क्या कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। सबसे पहले है सम फ्रूट्स आर बर्गर्स, यानी कुछ जो फ्रूट हैं वो बर्गर हैं। तो हम चेक करते हैं, ये फ्रूट का ये वाला गोला है, कुछ फ्रूट का पार्ट क्या बर्गर में आ रहा है, जी हाँ, ये वाला पार्ट जो है फ्रूट का ये बर्गर में आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारा होगा कि ये वाला हमारा कंक्लूजन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, सम केक्स आर स्वीट, कुछ केक जो है वो मिठाइयाँ हैं, कुछ केक्स आर स्वीट्स। तो ये केक है, क्या केक का कुछ पार्ट स्वीट्स में है, जी हाँ, ये पूरा बड़ा केक है, इसमें से जो ये वाला पार्ट होगा इसमें स्वीट भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये वाला भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है, बोथ द कंक्लूजन फॉलो, बहुत यानी दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाला बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक से अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन करने काफ़ी इजी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फ्यूटाइल इज रिटन एस UFITEL एंड SELDOM सेल्डम इज रिटन एस ESDLMO, यानी इसको कोड किया गया ऐसे और इसको कोड किया है ऐसे किसी कोडिंग लैंग्वेज में। तो हाउ विल CORTEX, कॉर्टेक्स को कैसे कोड किया जाएगा उसी लैंग्वेज में जिसमें इनको, तो हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम अपने, जैसे हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, तो हमें सबसे पहले इसे अपने यहाँ पे रफ कॉपी में उतार लेना है, फ्यूटाइल। देन इसका कोड हम इसके, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 है और ये भी 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो हम इसको नीचे उतार लेंगे सेम टू सेम।
सेम ऐसे ही हम सेल्डम में भी देखेंगे, SELDOM, और इसका है हमारा ESDLMO। हमें पता करना है CORTEX के लिए क्या कोड बनेगा ऑप्शंस में से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर कि ये U है जो वो इधर आ गया है, अच्छा यानी U हमारा इधर शिफ्ट हो गया है, F है इधर शिफ्ट हो चुका है। इसमें देखते हैं T इधर शिफ्ट हो चुका है, I इधर शिफ्ट हो चुका है, L इधर शिफ्ट हो चुका है, E इधर शिफ्ट हो चुका है। तो हमें हिंट हमारी मिल चुकी है। हम नेक्स्ट में भी चेक करें क्या सेम हो रहा है क्या। देखते हैं E यस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, S यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ऐसे ही D इधर, L इधर, M इधर। पेपर में हमें सारे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन दो से ही हमें पता चल चुका है हमारा हिंट। अगर यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है तो सेम हम चेक करते हैं क्या हमारा इसमें हो जाएगा। तो C को अगर हम इधर लिखेंगे तो C इधर, O देन R यहाँ, T इधर, देन E इधर एंड X इधर। सो OCTRXE, OCTRXE, यस ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलेंडर। इसमें पूछा है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 6 जनवरी 2010, यानी 6 जनवरी 2010 को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे इनमें से थर्सडे में से कौन सा डे होगा जो हमारे 7 डे होते हैं वीक के। तो हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारा ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ऑड डे का मतलब होता है कि एक साल में जितने भी दिन होते हैं, जैसे एक साल में हमारे नॉर्मल ईयर में, ये हमारा नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज़ होते हैं। अगर इसको हम हफ्ते के 7 दिनों से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम ऐसे लिख के 365 एंड 7 5 जा 35, ये हमारा बचता है 15, 7 2 जा 14। हमारा ये रिमाइंडर जो बचा इसका मतलब है कि हमारे एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। और हम बोले लीप ईयर का मतलब जो होता है जिस साल में 366 डेज होते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 65 था तो एक बचा, यानी यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। लीप ईयर यानी जिस साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में ऑड डे हो गया 2 और इसमें ऑड डे हो गया 1। ऐसे ही हमारे अगर हम किसी सेंचुरी की बात कर रहे हैं बहुत लंबे सालों की, तो अगर हम बात करें किन्हीं भी 2 सालों के बीच का अंतर अगर 100 साल का है तो 100 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 5 ऑड डेज, और 200 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 3। अगर हम बात करें 300 सालों की, 300 साल इसका मतलब है कि अगर 300 साल है यानी 600 से लेके हम चेक कर रहे हैं 600 साल से लेके 900 साल, तो इनके बीच 3 का गैप है 300 का। तो यानी इनके बीच जो ऑड नंबर है, यानी इनके बीच में जितने भी दिन बनेंगे 600 साल से 900 साल के बीच में जितने भी दिन बनेंगे उनको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा ये बच जाएगा, एक बचेगा केवल हमारा रिमाइंडर में, बाकी सब कट जाएगा। ऐसे ही 400 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है तो यानी जो 800 साल होंगे यानी इसका मल्टीपल उसमें भी 0 ऑड डेज होंगे, फिर 1200 में भी 0 ऑड डे होंगे, ऐसे करके 1600 और 2000 सालों में भी नंबर ऑफ ऑड डेज 0 ही रहेंगे। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है। और एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि न्यू ईयर जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है इसमें हमारा एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में हमारा ऑड डे होते हैं 2। ये हमें मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी होती है कि जैसे 6 जनवरी 2010 है तो हम ले लेते हैं स्टार्टिंग से जब कैलेंडर हमारा शुरू हुआ होगा तो 0001 से शुरू हुआ होगा, और यहाँ से हम एक गैप ले लेते हैं पूरा 2000 सन 2000 तक का। क्यों? क्योंकि ये 2000 जो है ये 400 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसके बीच में जितने भी साल होंगे उनको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे हमारा कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 0। फिर हम लेते हैं 2000, हमारा 2000 दिसंबर तक ये हमारा ख़त्म हो चुका है। हम लेंगे 2001 जनवरी से, 2001 से लेके 2009 तक हमें ऑड डे चेक करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2001 से लेके 2009 तक कितने साल होते हैं? 9 साल होते हैं। ये हमारे 8 साल नहीं होते कि 2009 में से 2001 माइनस करा तो 8 नहीं, ये 9 ही साल होंगे क्योंकि 2001 पूरा साल जनवरी से लेके दिसंबर, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, ऐसे कर करके जब हम 2009 तक जाएंगे तो पूरे 9 साल बनेंगे हमारे। तो हमें चेक करना है अभी 9 सालों में कितने ऑड डे रहे होंगे। तो इसके लिए अभी इन 9 साल में कुछ साल ऐसे भी रहे होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे
और कुछ साल ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल ईयर रहे होंगे, यानी किसी में 366 दिन रहे होंगे, किसी में 365। तो मैं चेक करना कि कितने सालों में 366 दिन होंगे, यानी कौन सा लीप ईयर था और कौन सा नॉर्मल ईयर। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि 9 को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, क्योंकि हर 4 साल के अंतर में लीप ईयर आता है हमारा। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8 बार में कट जाएगा, और उसके बाद हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब कि 4 और 4 साल का जो गैप है, यानी हमारे 2 लीप ईयर आए 9 सालों में। तो अगर 2 लीप ईयर आए तो इसका मतलब साधारण यानी नॉर्मल ईयर रहे होंगे 365 दिन वाले, वो रहे होंगे हमारे 7। हमें इन सालों में चेक करने हैं कि कितने हमारे ऑड डेज रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यानी एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हैं, तो 2 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे हमारे 4। और 7 ईयर में हमारे कितने ऑड डे रहे होंगे 7 इंटू 1, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है और 7 नॉर्मल ईयर है तो हमारे 7। ये हमारे ऑड डेज हमारे कलेक्ट हो रहे हैं, एक 0 एक 4 और एक 7। अब हमें पूछा है हमारा 2009 जो है ये दिसंबर तक का पूरा काउंट हो चुका है, हमें पूछा है कि 6 जनवरी 2010, यानी ये 6 दिन और हैं हमारे पास। तो ये 6 दिन होंगे हमारे, ये भी ऑड डेज में काउंट होंगे। अगर ये 6 के अलावा ज़्यादा होते 7, अगर ये 7 जनवरी पूछा होता तो हम 7 को 7 से डिवाइड करते तो हमारा आता 7 1 जा 7, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बच जाता, तो इसमें ऑड डेज 0 हो जाते। अगर ज़्यादा होता 8 जनवरी को पूछा होता तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 एक बार में कट जाएगा, और रिमाइंडर भी एक बचेगा, यानी एक ऑड डे होगा। पर ये 7 से छोटा है, इसलिए हम इस 6 को पूरा ऑड डे कंसाइडर करेंगे। तो ये 6 भी हमारे ऑड डे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे, 0 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6, और उसके बाद हम इसे, अगर ये 7 से ज़्यादा इसका आंसर आ रहा है तो इसे हम ऑड डे में कंसिडर करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। चलो ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 6 होता है हमारा 7, 8 9 10 11 12 13, और 13 और 4 होता है हमारा 17। अभी 17 हमारा जो है 7 से बड़ा है, इसलिए हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से ये कटेगा हमारा 7 2 जा, अगर हम ऐसे करेंगे 17 7 2 जा 14, तो हमारा नीचे 3 बचा, और यहाँ पे हमारा ये हमारा 2 बार में कट गया। तो जो ये 3 बचा है ये रिमाइंडर ही हमारा ऑड डेज होता है। तो 3 बचा है ना हमारे पास, 3 यानी, तो 3 जो हमारा नंबर होता है, अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 ये हफ्ते के दिन होते हैं, ये संडे, ये मंडे, फिर ट्यूसडे होता है, देन वेडनेसडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सॉरी, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। सो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है हमारा वेडनेसडे आया है, तो यहाँ पे बोला है 3, हमारे ऑड डे बचे थे 3 लास्ट में, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा वेडनेसडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो डिक्शनरी टॉपिक से है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यानी जैसे डिक्शनरी में हमारे जो भी हमें वर्ड्स गिवन होते हैं वो एक सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे ए सबसे पहले आएगा, फिर बी, देन सी, इस सीक्वेंस में हमारे डिक्शनरी के लेटर चलते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो हमें अबंडेंट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्यूज, एब्स्ट्रूज और एब्सर्ड दिया हुआ है, ये डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, देन उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसा हमें चेक करने हैं। तो इसके लिए हम चेक करते हैं सबसे पहले, तो ये सारे ए से ही हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये सारे ए बी हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तीसरे लेटर पे, ए बी यू है, यहाँ पे ए बी एस, देन ए बी यू, देन ए बी एस, देन ए बी एस, यानी 3 हमारे पास ए बी एस वाले हैं और 2 हमारे पास ए बी यू वाले हैं। तो इन 3 और इन 2 में से हमें चेक करना है कि ऊपर कौन सा नंबर पे आएगा, पहले कौन सा आएगा। तो हम अगर इंग्लिश के ए बी सी डी के हिसाब से चले तो सबसे पहले एस आता है, फिर टी यू, एस टी यू, ऐसे होता है ना। तो एस के बाद क्या आता है, यू, यानी एस पहले आएगा। तो यानी जो ये 3 एस वाले हैं, 2 4 और 5 वाला जो है ये हमारा सबसे पहला आएगा, 2 5 4। तो हमारा यानी थर्ड पहले नहीं आएगा, एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया पहले ही। तो हमारे इन तीनों में से हम चेक करेंगे अब इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा। हम चेक करते हैं, ए बी एस टी है, फिर यह है ए बी एस टी, ये भी ए बी एस टी है, ये भी ए बी एस टी है, पर यह है हमारा ए बी एस यू। तो पहले टी आता है, यू आता है, तो हम पी क्यू आर एस टी यू, तो सबसे पहले टी आता है, यानी इन दोनों में से हमारा आएगा, फिफ्थ वाला नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई ऊपर आएगा। अब इसमें भी चेक करते हैं, ए बी एस टी, ये भी ए बी एस टी, फिर ए बी एस टी आर, ये भी ए बी एस टी आर है, तो यानी यहाँ तक तो सेम हो गया। अब आगे चेक करते हैं, फिर ए बी एस टी आर ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी एस टी आर,
यू है, तो सबसे पहले ए आता है देन उसके बाद यू आता है, इसलिए सबसे जिसमें टू सबसे आगे होगा, टू वाला हमारा सबसे पहले होगा, तो टू हमारा इन तीनों में है। फिर इसके बाद ए है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यू वाला आएगा, यानी टू के बाद फोर वाला आएगा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हमने इन तीनों को चेक किया था। हमारा पहले जैसे हमारा यहाँ पे आर के बाद ए आया, देन यू आया, यहाँ पे ए बी एस ये भी ए बी एस वाले थे, तो टी आया, तो टी के बाद यू आता है, तो ये वाला बच गया, यानी ये फाइव आएगा इसके बाद, तो टू फोर फाइव। तो यस, हमें इतने से ही अपना आंसर की हिंट मिल चुकी है, तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारे गलत हो गया। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, पर अभी जो हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया था, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नंबर दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स नंबर रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। यानी हमें चेक करना है कि ये जो थर्ड नंबर से कौन सा नंबर, ये फोर्थ नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये फोर्थ नंबर से इससे 8 से कौन सा रिलेटेड होगा। जैसे ये 7 और 9 का आपस में रिलेशन है और 6 और 2 का रिलेशन है, ऐसे इन दोनों के बीच में भी इन ऑप्शन में से कुछ रिलेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा 2 है, ये हमारा बना है 1 का क्यूब प्लस 1 से, 1 का क्यूब हो गया 1 और प्लस 1 करेंगे 2, और ये 6 हो गया हमारा, ये वाले 1 को हमने लिया 1 प्लस 5 6 होता है। इसमें भी क्या ऐसे ही हो रहा है, चेक करते हैं ज़रा। 9 हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी 2 का क्यूब प्लस 1, और 7 हो गया हमारा 2 प्लस 5। तो हम एक पैटर्न देखेंगे कि इसका जो क्यूब हो रहा है उसमें 1 प्लस हो रहा है, और फिर इसी में 5 प्लस करके ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला है ये, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 8 को, तो इसमें 5 तो प्लस हो ही रहा है। अगर यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि किन दो में ऐड होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं, और उसके यहाँ पे 5 तो रहेगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा 8 आ रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस हो जाएगा इससे, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यानी जो यहाँ पे 2 था इसका क्यूब होके यहाँ पे प्लस 1 हो रहा था। सो आई एम सॉरी, 8 में से 5 गया 3। सो यहाँ पे 3 है जो है, तो यहाँ पे जैसे 2 का क्यूब हो रहा था इसी जगह पे, तो जैसे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 9 3 27, और प्लस उसमें 1 करेंगे हम तो 28। तो क्या 28 आंसर में है? जी हाँ, 28 आंसर में है। आई होप आपको ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू की सीरीज़ पसंद आई होगी। ऐसे ही और पीवाईक्यू सीरीज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।